जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों। मैं अपना आपका दानेश्वर सिंह परिहार और आपके अपने YouTube चैनल भोरम देव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब पर हम निरंतर छत्तीसगढ़ की जनजातियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और जनजातियों के इस विषय में हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां। और उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक जनजाति समूह जिसका नाम है कोरवा। और इसी कोरवा का एक और जो है हम शाखा देखेंगे, एक उपजाति देखेंगे जिसे कहते हैं पहाड़ी कोरवा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो कोरवा है हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो कोरवा जनजाति है, ठीक है, कोरवा जनजाति कोरवा जनजाति के लोगों को अपना दत्तक पुत्र मानते थे। एक राजनेता थे हमारे छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। इनकी अंत्येष्टि पर बड़ी मात्रा में जो है कोरवा जनजाति समूह के लोग आए थे और इनको मुखाग्नि भी दिए थे। तो कोरवा जो जनजाति है वो असल में ये मान्यता है कि काक भगोड़ा, काक भगोड़ा से उत्पत्ति मान रही है। जनजाति अपनी उत्पत्ति को काक भगोड़ा से मानती है और ये कैसे हो रहा है तो अलग अलग किंवदंती है, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं कि इस धरती पर जो है भगवान शिव और पार्वती खेती करने आए, खेती किए तो सरगुजा के अंचल में, सरगुजा के जंगलों में जो है जब ये खेती किए तो उस खेती की रक्षा के लिए काक भगोड़ा आप पढ़े होंगे, बचपन में इसका चित्र भी बनाए होंगे, है नहीं? ऐसे मटकी को लगा के रख दिया जाता है और उसको मानव वस्त्र पहना दिया जाता है ऐसे डंडे में, और ऐसे लगता है जैसे मानव खड़ा है और जो पशु पक्षी जानवर है वो डर कर भाग जाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। काक भगोड़ा है तो उसी काक भगोड़ा से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? कोरवा जनजाति की। अब इसमें कहानी एक शिव पार्वती वाला मिलता है हमें, जिसमें भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर इस धरती में खेती किए और माता पार्वती के आग्रह पर जो है भगवान शिव उस काक भगोड़ा में जीवन प्रदान कर दिए। एक किंवदंती कहता है कि जो राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, ये सभी जो हैं जब वन गमन का समय था उस समय इस क्षेत्र से, सरगुजा के अंचल से गुजरे, उन्होंने यहाँ पर खेती की और माता सीता के जो है आग्रह पर भगवान राम ने जीवन प्रदान कर दिया, काक भगोड़ा को जीवन प्रदान कर दिया। एक किंवदंती ये भी है कि जो प्रकृति देवी है नी, उन्होंने प्रकृति में जो है एक सुंदर काक भगोड़े देखा और उसको जो है जीवन प्रदान कर दिया। ऐसी अलग अलग किंवदंतियां हैं। जो भी है, कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? काक भगोड़े से हो रही है, कोरवा जनजाति की। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरी बात, कोरवा जो जनजाति है वो कोयलारी या मुंडा भाषा समूह या प्रोटो ऑस्ट्रेयाइड भाषा समूह से संबंधित जो है जनजाति के रूप में आप कोरवा जनजाति देखेंगे। अब जो कोरवा जनजाति है नी, चलिए आते हैं। जैसा कि मैं अभी किंवदंती बस बता रहा था, ये जो वही जो कहानी है नी, काक भगोड़ा वाला, वो पूरी स्टोरी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, तो इसको हमें ध्यान में रखना है भाई। तो भगवान महादेव के संतान होने के कारण जो है इनको दो मनुष्यों को, एक जो है कैला और एक जो है बाला, है नी, तो जो कैला और बाला दो मनुष्य हैं उनकी संतानों से ही जो है ये कोरवा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है। देखो इसी में एक और बात हमें देखने को मिलेगा कि होता क्या है। असल में जो कोरवा है उसमें दो शाखाएं बटी आगे चलकर। ये कोरवा की जो शाखा है, एक कहलाई पहाड़ी कोरवा और एक जो है दिहाड़ी कोरवा। तो जो पहाड़ों में निवास करने वाली कोरवा जनजाति है उसको कहते हैं पहाड़ी कोरवा, और यही जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है पहाड़ी कोरवा, ना कि दिहाड़ी कोरवा, है नहीं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पहाड़ी कोरवा जो कि पहाड़ों में निवासरत है, और दिहाड़ी जो कि मैदानी भागों में जाकर बस गई, अच्छी खेती वेती करके डेवलप्ड हो गई, वो जो है दिहाड़ी कोरवा है।
यही दोनों में बेसिक अंतर है ना। तो आप देखते हैं उपजाति और आवास के संदर्भ में, तो भाई देखो ये जो जनजाति है वैसे तो पूरा जो सरगुजा संभाग है उसको प्रभावित कर रही है। जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, इन जिलों में जो है निवासरत है। इसके अलावा कोरबा और निचला जो जिला है रायगढ़, और इसके अलावा जो बिलासपुर है उसके कुछ अंचल में ये कोरवा जनजाति आपको देखने को मिलेगा। दो आप इसकी उप समूह को जो है देख रहे हैं, एक मैंने अभी बताया कि आपका जो है पहाड़ी कोरवा है और एक जो है दिहाड़ी कोरवा है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो पहाड़ी कोरवा जो है किस पर निर्भर है, तो भाई शिकार और वनोपज है उस पर जो है ज्यादा ये निर्भर रहेगी। कौन सी जनजाति, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति। क्यों, क्योंकि भाई एक तो ये जनजाति तीर और कुल्हाड़ी है नी, धनुष तीर और कुल्हाड़ी को अपना आभूषण मानती है नी, इसको रखकर हमेशा घूमते रहेगी ये जनजाति समूह। और ज्यादातर जनजातियां ऐसा करती हैं क्योंकि जंगल का क्षेत्र है भाई, वन्य जीव जंतु उसका भी भय है, उससे भी अपने आप को रक्षा करना है, शिकार करना है। तो इन सब के उद्देश्य से जो धनुष तीर है और तीर कमान ये सब कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर जो है जनजातियां घूमती रहती हैं। अब उसको कहीं प्रशासन बोलेगा कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम जंगल काट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम अब उस पर कहीं आर्म्स एक्ट लगाएंगे आप, तो ये कहीं कहीं उस पर्पज से गलत हो जाएगा, ठीक। तो धनुष तीर कुल्हाड़ी इनके सामान्य दिनचर्या का जो है कहीं कहीं अंग है। जैसे एक किसान है, अब वो मान लो खेत जाएगा, तो भाई वो डंडा लेगा या कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर वो जाएगा। उसको खेत से गुजरना है, मान लो बरसात का दिन है, अन्य दिन है जो उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाती हैं मेढ़ों पर, तो वो डंडा इत्यादि का सहारा, भाई कई जीव जंतु है, सांप बिच्छू है, उससे बचेगा वो, है नहीं, कुल्हाड़ी इत्यादि से जो है वो झाड़ी वाड़ी को साफ कर सकता है। तो ये सब जो है हमें देखने को मिलेगा, है नहीं। तो ये होता है। अब दिहाड़ी कोरवा स्थायी रूप से गाँव में बस गई है, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो डीह, डीह डोंगर में, डीह और डोंगर में अंतर होता है। डीह मतलब होता है कि जहां पर निवास, मैदानी भाग है, वहां पर जो निवास करने योग्य है वो स्थिति हमें डीह कहलाती है, वो दिहाड़ी कोरवा कहलाई। पहाड़ी, तो पहाड़ में निवास कर गई उस जनजाति को क्या कहते हैं, पहाड़ी कोरवा कहते हैं। तो यही दोनों बातों को आपको समझना है, क्यों दिहाड़ी कह रहे हैं, क्यों पहाड़ी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद बात करें वस्त्र और आभूषण का, तो वही स्थिति है। लंगोटी जो है पुरुष वर्ग पहनेगा, पंछा उसका भी धारण करेगा, और शरीर का जो ऊपरी भाग है ज्यादातर जो पुरुष वर्ग है उसका खुला रहता है, पंछा लंगोटी ये सब धारण किए रहते हैं, है नहीं। अब जमाना हाईटेक होते जा रहा है, धीरे धीरे बदलने लगा है, तो लंगोटी का स्थान जो शॉर्ट्स होता है, जो अपना हम कह सकते हैं बरमूडा या चड्डा वड्डा कह देते हैं, वो भी धारण जो करते हैं, है नहीं, ठीक। बदलाव हो रहा है। ज्यादातर ऐसे जो आपका वस्त्र है उसको धारण करते थे, है नहीं। अब महिलाएं जो है लुगरा पहनती हैं, और गिलट और लकड़ी के बने जो गहने होते हैं उनको भी ये धारण, लकड़ी के भी गहने बना जो है धारण करती है। जैसे उसमें आप देखिए कि पीतल के जो गहने हैं वो पहनती है कौन सी जनजाति, बिरहोर। इसमें ये जनजाति जो है किसको पहन रही है, तो लकड़ी या गिलट से बने जो गहने हैं उनको धारण कर रही है। ऐठी, है नी, कड़े, कान, नाक, ये सब के आभूषण ये धारण करती है, ठीक। बालों में गुल्ली या मूंगफली का जो तेल है उसको ये लोग लगाते हैं और उसको बांधते हैं, तेल लगाकर उसे पीछे बांध देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे, इस जनजाति की विशेषता है नी। और वैसे तो हर जनजाति में जो है गोदना को अपना आभूषण मानते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति आपको देखने को मिलेगा बैगा जनजाति। अब सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है या बताइएगा, वो दोनों अलग अलग चीजें है नहीं, हम लोग आएंगे उस पर भी। चलिए, अब इनका जो जीवन होता है वो संघर्ष भरा जीवन होता है। कृषि एवं आर्थिक जो जीवन होता है उसमें अगर देखें, जैसे मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि ये देखिए लंगोटी है नहीं, लंगोटी ऐसे धारण किए रहेंगे ज्यादातर। शरीर के ऊपरी भाग में कोई वस्त्र उतना ज्यादा धारण नहीं करते हैं, बाकी वही पंछा जो रहता है वो धारण किए रहेंगे, सिर पे रखेंगे या कंधे पे रख लेते हैं उसको समय समय पर, है नहीं। ये सारी चीजें होती हैं। अब इनमें एक बात और है कि देखो भाई, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है उनके द्वारा जो है दहिया खेती किया जाता है, जो कि आप जानते हैं ये एक झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि है नहीं, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कह देते हैं इसको। तो इसको जो है ये जनजाति करती है, और साथ ही साथ वर्तमान समय में
कोदो, कुटकी, धान इत्यादि और अन्य जो व्यावसायिक जो फसल है उसको भी ये कर रही हैं जनजातियां जो हैं, यानी मक्का भी उत्पादित कर रही है। सिंचाई सुविधाएं जो हैं उसकी कमी है उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंचल में, तो उस कारण जो है इन्हें जंगलों में कंदमूल, फल, शहद इत्यादि इकट्ठा करना पड़ता है। खेती उतना हाईटेक नहीं है। ठीक, मछलियों, पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, महुआ से बनी शराब ये पेय के रूप में उपयोग करते हैं। पेय पदार्थों में इनमें जो है हांडिया भी आपको देखने को मिलेगा। देखो हांडिया या हांडिया ये ऐसा है भाई, हांडिया मतलब जो जर्मनी के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उस पर बनाते हैं इस पेय पदार्थ को, या फिर मिट्टी के बड़े बड़े जो काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर ऐसे पेय पदार्थ को, चावल को सड़ा कर बनाया जाता है हांडिया। और ये एक पेय पदार्थ है क्योंकि अल्कोहल की मात्रा होती है चावल में, तो वो भी एक प्रकार से नशा करता है, यानी तो उसको भी इस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो पेय पदार्थ हांडिया जो है किसका है, बिरहोर का है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बाकी महुए का शराब तो बनाते ही है नहीं, हर जनजाति बनाती है। तो इसमें जो है हम देखते हैं छठी एवं जन्म संस्कारों में वही बातें होती हैं कि पत्तों से बनी एक अलग झोपड़ी होती है नहीं, उसमें जो है ये सब जो प्रसव कार्य है वो होता है, इसको कुंभा कह देते हैं। और इसके अलावा प्रसव में जो है डोंगिन जो दाई होती है, वो स्थानीय जो दाई होती है उसको डोंगिन कहते हैं, वो प्रसव में सहायता करती है डोंगिन दाई, और प्रसव कार्य को मतलब पूर्ण कराती है। ठीक है, यहाँ पर जन्म के जो छठवें दिन है उसमें अगर हम लोग देखें तो छठी मनाई जाती है, जिसमें माता और बच्चे को नहलाकर है नी सूरज, धरती और कुल देवी की पूजा करवाई जाती है बिरहोर जनजाति के द्वारा। और फिर जो है नी ये पूजा उजा करके मतलब कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सूरज प्रकृति का सूचक, धरती प्रकृति का सूचक है, तो उसका भी पूजा अर्चना करते हैं और उसके पश्चात जो है छठी कार्यक्रम को मनाया जाता है। बाकी पेय पदार्थ जो परिजन हैं, जो जितने भी मित्रगण हैं, परिजन हैं, उनको जो है भोजन इत्यादि की व्यवस्था छठी के कार्यक्रम पे किया जाता है भाई। तो ये सब आप देखेंगे इस जनजाति में। विवाह की अगर बात करें तो विवाह में जो है विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से पहले जाता है, वधु पक्ष की ओर से नहीं जाएगा, बल्कि किसकी ओर से जाएगा, वर पक्ष की ओर से जाएगा पहले। वधु के पिता को सुक, सुक मतलब होता है वधु मूल्य के रूप में अनाज, दाल और कुछ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, सुक क्या है, वधु मूल्य है, वधु मूल्य। ठीक है, आप उसको देखते हैं अनाज, दाल या कुछ जो रुपए हैं वो उसको भेंट दिए जाते हैं विवाह में, ये माना जाता है। इसके अलावा इसमें लमसेना मतलब वही जो सेवा विवाह है वो भी इसमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा ढुकू, ढुकू मतलब वही जो हठ प्रकार, हठीपना विवाह है, शादी करूंगा तीसीस करूंगा या करूंगी तीसीस करूंगी, पानी टंकी जैसे धर्मेंद्र चढ़ जाता है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लूट जाऊंगा वाला, तो यहाँ पर वैसी टाइप की जो क्रियाएं हैं उसको जो है एक प्रकार से क्या कह देते हैं, ढुकू विवाह कह देते हैं। ठीक है, उड़हरिया सहपलायन विवाह है, मतलब भाग के शादी कर लड़का लड़की दोनों भाग जाते हैं। ठीक, तो वो सहपलायन विवाह होता है। बाकी विधवा विवाह भी इसमें होता है, देवर भाभी का विवाह कर दिया जाता है, मतलब जैसे अगर मान लो पति की मृत्यु हो गई तो अपने देवर से विवाह कर सकती है जो स्त्री है वो, तो उसको देवर भाभी विवाह भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का भी विवाह प्रचलित होता है इस जनजाति में, तो इसको जो है विवाह संस्कार के रूप में आप देख सकते हैं। कोरवा जनजाति में जो है ये प्रचलित विवाह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो मैं बात कर रहा हूँ ढुकू, ढुकू हमने बिरहोर में भी देखा और ढुकू को हमने किस में देखा, कोरवा में भी देखा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक, अब आगे आते हैं। इसके अलावा जो है पंचायत एवं सामाजिक जो व्यवस्था होती है इसमें अपना इनका जातिगत पंचायत होता है, और जाति पंचायत में जो प्रमुख है वो कौन होता है, मुखिया होता है। इसकी सहायता के लिए पंचायत में पटेल, प्रधान और भाट जैसे और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होते हैं जो कि मुखिया के नीचे होते हैं। पटेल, प्रधान, भाट ये सब मुखिया के नीचे काम करते हैं। पंचायत वधु मूल्य विवाह, इसके अलावा मतलब जैसे अभी हम सुख की बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसका भी निर्धारण कर सकती है। इसके अलावा विवाह इत्यादि से संबंधित जो वाद विवाद है, तलाक से संबंधित वाद विवाद है, अवैध संबंध, नैतिक संबंधी सबसे संबंधित जो मामला निपटारा है उसको भी ये जनजाति के जो पंचायत है उसका मुखिया जो होता है वो करेगा भाई। ठीक है, उसको मुखिया ही कहते हैं जो इसका प्रमुख होता है उसको। ठीक,
मृत्यु होने पर मृतक को दफनाया जाता है और मृत्यु भोज जो है दिया जाता है इस जनजाति में। तो ये हमें ध्यान रखना है, मृत्यु होने पर जो है क्या कर दिया जाता है, मृतक को दफनाया जाता है और उसको मतलब उस पर जो है क्या दिया जाता है, मृत्यु भोज दिया जाता है। अब ये क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। दो शब्द आता है इस समय आपके समक्ष जो है, एक शब्द है नी मृतक संस्कार, जिसको नवाधानी या कहीं कहीं नवाखानी कह देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मृतक संस्कार है, कौन सी जनजाति में है, कोरवा जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा इसी जनजाति में आप देखते हैं कि भाई अब जैसे मृतक हो गया है नी, तो उस पे जो मृतक संस्कार का जो भी क्रियाकलाप हम देखेंगे उसको क्या कहा जाता है, नवाधानी या नवा खानी कह देते हैं। अब जो मृतक संस्कार है उसमें एक और चीजें आती हैं, वो है कुमारी भात। तो कुमारी भात जो है क्या है, असल में मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज है, मृतक भोज है नहीं। जैसे इधर अपना 10 गात 13वीं इत्यादि करते हैं, उसको कुमारी भात कह दिया जाता है। तो मृतक संस्कार में एक जो है और हम देखेंगे कि मृत्यु भोज या मृतक भोज जो है जो कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, कुमारी भात कहते हैं। कौन सी जनजाति में है, कोरवा जनजाति में है। और कोरवा के अंतर्गत फिर पहाड़ी कोरवा और जो दिहाड़ी कोरवा दोनों में प्रचलित वो रहेगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात जो है जैसे देवी देवता एवं लोक नृत्य की चर्चा अगर हम इसमें करें तो भाई इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ठाकुर देव देवता के रूप में, इसके अलावा खुड़िया रानी देवी में जो है काफी प्रसिद्ध है खुड़िया रानी। ठीक, दुल्हा देव इसमें प्रचलित देवता है, ठाकुर देव प्रचलित देवता है। इसके अलावा प्रकृति पूजा, सूर्य चंद्रमा पहाड़ प्रकृति इत्यादि पूजा करेंगे। जादू टोना पर विश्वास अधिकतर जनजातियां करती हैं। ठीक, ये भी करती हैं। लोक नृत्यों में कर्मा बिहाव फाग जैसे जो नृत्य हैं वो अच्छा खासा इनमें प्रचलित है। अब इनमें लोक नृत्य में एक बहुत प्रचलित नृत्य है दमनच। दमनच कोरवा जनजाति में प्रचलित ये जो नृत्य है जनजातियों में सबसे भयोत्पादक नृत्य है। भयोत्पादक नृत्य, सबसे भयोत्पादक नृत्य, सबसे डरावना नृत्य जो नृत्य है जनजातियों में कौन सा नृत्य है, दमनच नृत्य है। दमनच, दम है तो रोक के दिखा, शेखावत है नहीं, ऐसा डराता है उसको शेखावत का नींद खुल जाता है। तो यहाँ पर भयोत्पादक नृत्य है दमनच। तो हमें ऐसे ठोकना है और दिमाग में रखना है, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। तो दिमाग में आ जाएगा पुष्पा भाऊ। ठीक है, वो ऐसा करते रहता है, शेखावत को डराते रहता है। तो दमनच सबसे भयोत्पादक सबसे डरावना नृत्य है, कोरवा जनजाति में। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी अपनी विशिष्ट बोली है जिसे कोरवा बोली भी कह देते हैं ये लोग। ठीक है, कोरवा जनजाति के लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जनसंख्या में साक्षरता की बात करें तो जो कोरवा जनजाति है वो अभी वर्तमान स्थिति में लगभग 40,000 के ऊपर हो गई होगी। 11 की जनगणना के आधार पर अगर देखें तो 34,000 के आसपास इनकी आबादी थी, 34,122 के आसपास है नहीं। पहाड़ी कोरवा जनजाति का जो सर्वे हुआ था, जो 2005-6 के आसपास जो सर्वे हुआ था अलग से जनजातियों का, जो शिक्षा से संबंधित सर्वे था, उसमें इस जनजाति का जो शिक्षा का स्तर है वो काफी निम्न था, 22% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अभी जो है वर्तमान में सुधार हुआ है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, किससे संबंधित, कोरवा जनजाति से संबंधित बातों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमें ध्यान रखना होगा कि जो कोरवा जनजाति है नी, इस पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि कोरवा है नी जनजाति का जो परंपरागत पंचायत होता है,
उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस पंचायत को कहते हैं मयारी। ये हमें ध्यान रखना होगा, क्या कहते हैं? मयारी कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, जो मुखिया है, इसको कहीं कहीं पर जो है, जो कि ग्रंथ अकादमी के पुस्तकों में ज्यादातर इसको मुखिया बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको उत्तर जो है क्या लिया है भाई, इसके प्रमुख को तुलादार। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कोरवा जनजाति संबंधित बातों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता है इससे संबंधित प्रश्न पूछा था कि ठीक है, अपने ठीक है शरीर के अंगों पर विशेष प्रकार के चिन्ह लोहे से दाग कर बनाते हैं। शरीर के अंगों पर लोहे से दाग कर चिन्ह बनाते हैं, उसको क्या कह देते हैं? दरहा। शरीर के अंगों को गर्म लोहे से दागने वाली जनजाति, चर्म रोगों का इलाज करने वाली जनजाति भूंजिया जनजाति है। लेकिन शरीर के अंगों पर लोहा जो दाग है, यानी लोहा दाग कर चिन्ह बना रही है जनजाति, कौन सी ऐसी जनजाति है? पूछा था, डायरेक्ट प्रश्न है, सीधा सीधा। कोरवा जनजाति है, उस चिन्ह जो चिन्ह बनाते हैं उसको क्या कह देते हैं? दरहा कह देते हैं। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है भैया, ठीक है। चलिए उसके बाद एक प्रश्न था इसी में, सिंगरी पर्व कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? कौन सा पर्व? सिंगरी पर्व। और ये प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाने वाला पर्व है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? कोरवा जनजाति में प्रश्न पूछा था, ठीक है। जो एग्जैक्ट प्रश्न पूछा है उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं है। दरहा संबंधित प्रश्न आ चुका है 2022 में, सिंगरी पर्व पूछ चुका है, ठीक है। ध्यान रखना है भाई आपको, क्लियर? तो ये विशेष बात है। और अगर हम बात करें, ठीक है, बेवारी क्या है इस जनजाति में? झूमी कृषि, ठीक। झूमिंग कृषि को इस जनजाति में क्या कह देते हैं? बेवारी कह देते हैं, और बेवार कहते हैं बैगा जनजाति में। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों को रखना होगा भाई, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे होंगे और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी के इस प्रेम और विश्वास के लिए। और कंटिन्यू अब हम लोग जो जनजाति का टॉपिक है उस पे जो अन्य और पिछड़ी हुई जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ की, उसको लेकर आगे आने वाली वीडियो में हम लोग आएंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, समय कम है, और जो टेट है, सीजी टेट है ना, उससे संबंधित जो टॉपिक है उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के माध्यम से ज्यादा साल जो पूर्व जितने एग्जाम हुए हैं उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सॉल्व करवा पाए, ये हमारा ध्येय रहेगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद, आभार। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं सूरता और विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों।